चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जैसे तुम लोग देख रहे हो बोर्ड पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो प्लीज़ पेन कॉपी निकाल लो। और आज मैंने पहले से लिख दिया है, इसी कारण लिखा है क्योंकि इतना लिखने में टाइम लगता, और साथ साथ में तुम लोग का नोट्स भी बन जाएगा। बोर्ड पे फोकस कर रहा है, हाँ, किसी एक टाइम पे देख लो किस टाइम पे फोकस किया है बोर्ड पे, उस टाइम पे जाके सब नोट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यूज़। ठीक है, तो पहले कंडक्टर लिखा मैंने, एक नंबर पे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये जानते हो कंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटल्स। दे आर लो रेजिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻16 ओम मीटर तक इनका रेजिस्टिविटी होता है। देखना बुक में एक टेबल दिया है, हर मेटल का दिया है, हर कंडक्टर का दिया है। ठीक है, तो ये कंडक्टर हो गया। साथ में इसको लिखते चलना है, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, और अगर फोकस का कुछ इश्यू आता हो तो मेरे को बताना। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होता है, द मटेरियल विच डू नॉट, ये बस फॉर्मेलिटी ये समझ ही रहे हो, सब पहले हम लोग पढ़ चुके। द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, ठीक है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी कैसा होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। दे हैव हाई रेजिस्टिविटी मोर देन 10⁴ ओम मीटर। 10⁴ ओम मीटर से ज़्यादा होता है। ये देखो, ये किस में है, माइनस में है कंडक्टर का, और इंसुलेटर का प्लस में 10⁴ से भी ज़्यादा, और कितना भी हो सकता है जितना मटेरियल के हिसाब से। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, दीज आर मटेरियल्स whose resistivities lie in between those of conductors and insulators। अब देखो, एक 10⁻⁻8 से 10⁻⁻16 है कंडक्टर का, और ये क्या है 10⁴ से ऊपर, तो इनके बीच में कौन सा मटेरियल, तो इनके बीच में जो रेजिस्टिविटी होगा वो कंडक्टर होगा, इन सेमी कंडक्टर होगा। देयर रेजिस्टिविटीज लाई बिटवीन 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, ये बहुत शानदार है। सेमीकंडक्टर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मतलब जादुई टाइप का चीज़ है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमारा रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर क्या होता है, कोई भी मटेरियल जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस हो उसको रेजिस्टर बोलेंगे। क्या लिखा है मैंने, एनी मटेरियल दैट हैज़ सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। अब ये दो टाइप का रेजिस्टर नॉर्मली यूज़ होता है। तो पहला क्या है, वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर क्या होता है, हमारा कुछ भी वायर रहेगा नाइक्रोम वगैरह, उसको ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा लपेटा हुआ रहता है। हीटर देखे हो ना, हाँ, तो भी एक टाइप का रेजिस्टर है। उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस रख देते हैं, हाई रेजिस्टेंस रखते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट रुकता है, जिसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा कोलिजन होगा, तो उसमें हीट बढ़ता है, जिसकी वजह से वो गर्म होता है। ठीक है, तो वायर बाउंड रेजिस्टर क्या होता है, दीज आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर ऑफ एन अलॉय। अलॉय के वायर को हम लोग वाइंड करते हैं, कैसा, मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम वायर को लपेटते हैं ऑन एन इंसुलेटिंग बेस। किसी इंसुलेटिंग बेस पे ऐसा 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 लपेटते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या लिखें, इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। कौन इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है, एलॉय। एलॉय ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एलॉय इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। हीटर में जो वो नाइक्रोम अगर यूज़ हो रहा है, या बल्ब में टंगस्टन जो भी यूज़ हो रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर इसीलिए यूज़ होता है। और हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है वायर बाउंड रेजिस्टर का, क्योंकि उसमें लेंथ बहुत ज़्यादा है। वायर को ऐसा 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 लपेटो, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू लार्ज लेंथ। ये सब लिखते जाओ, नोट्स भी बन जाएगा। दूसरा टाइप आता है कार्बन रेजिस्टर। पता नहीं तुम लोग कभी कुछ देखे हो कि नहीं इस टाइप का, कुछ सर्किट अगर कुछ पुराना टीवी भी कहीं मिल जाए खोलने के लिए, या खुला पड़ा हो, उसमें देखना इतना छोटा छोटा, एकदम ही छोटा छोटा, मान लो ये नाखून है, यहाँ से यहाँ इतना छोटा छोटा उसमें रजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, जिसमें जो किस टाइप का रहेगा, ऐसा रहेगा सिलिंड्रिकल शेप का, इधर एक वायर इधर एक वायर, और यहाँ पे
रिंग बना रहता है अलग अलग कलर का, ठीक है, 3-4 रिंग बना रहता है, 2-3-4 जितना भी रिंग है वो रिंग बना रहता है, ठीक है। तो वही क्या है कार्बन रजिस्टर, दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक मटेरियल का, क्ले जानते हो तुम, एंड रेजिन बाइंडर। रेजिन बाइंडर क्या होता है, तो वो जो मटेरियल सबको हम साथ में मिला रहे हैं उसको चिपकाएगा, उसमें ड्यूरेबिलिटी लाएगा, स्ट्रेंथ लाएगा, ठीक है। इन सब का मिक्सचर करते हैं हम लोग और उसको प्रेस करते हैं, एंड देन मोल्डेड, फिर मोल्ड करते हैं इनटू सिलिंड्रिकल रॉड्स। क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं किसमें, सिलिंड्रिकल रॉड में, बाय हीटिंग, हीट करके उसको सिलिंड्रिकल मोल्ड बेस में उसको मोल्ड करते हैं। द रॉड्स आर इनक्लोज्ड इन अ सिरामिक और प्लास्टिक जैकेट। वो जो रॉड हम बनाएं मोल्ड करके मेटल, उसको जो भी हमारा मटेरियल मिक्सचर उसको गर्म करके उसमें डालें, उसको मोल्ड कर रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं, तो उसके बाहर से हम या तो सिरामिक सिलेंडर शेप बनाते हैं, कोटिंग देते हैं, या फिर प्लास्टिक जैकेट लगा देते हैं। तुम लोग देखना वो जो भी है, या तो उस पर बाहर में सिरामिक लगा रहेगा या फिर प्लास्टिक ऊपर में रहेगा और उस पर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। कार्बन रजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ किसमें रेडियो रिसीवर, रेडियो का जो रिसीवर उसमें यूज़ होता है, एम्पलीफायर एक्सेट्रा में यूज़ होता है। ये सब पढ़ोगे, रेडियो रिसीवर एम्पलीफायर, ये सब हम लोग सेकंड बुक में सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत इतना छोटा छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है, लंबा लंबा होता है, काफ़ी बड़ा। हीटर ही देख लो बड़ा है, तो वो रजिस्टर थोड़ा सा, खैर सब रजिस्टर का अपना अलग अलग यूज़ है। कार्बन रजिस्टर मेनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फ़ोन है, टीवी है, जो भी है, लैपटॉप है, ये सब में हम बड़ा तो लगा नहीं सकते, तो हमको छोटा कॉम्पैक्ट चाहिए। तो कॉम्पैक्ट रजिस्टर कौन होता है, कार्बन रजिस्टर कॉम्पैक्ट होता है। तुम लोग को सर्किट देखने कहीं मिले तो सर्किट में देखना इतना छोटा छोटा सिलेंडर टाइप का रहता है, उसमें कुछ रिंग बना रहता है। उस रिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि रिंग क्या बताता है, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लो तुम लोग कि एडवांटेज क्या है इसका। कार्बन रजिस्टर बढ़िया है, उसका एडवांटेज क्या है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट फर्स्ट नोट करो, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। दे कैन बी मेड विथ रेजिस्टेंस वैल्यूज रेंज, दे कैन बी मेड विथ रेजिस्टेंस वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम। इसका रेजिस्टेंस कुछ ओम से मिलियन ओम तक हो सकता है, जैसा हमारा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से। तो नोट कर लो, दे कैन बी मेड विथ रेजिस्टेंस वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है, सस्ता और छोटा, काफ़ी छोटा होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ कर लेंगे। तीसरा लिखो, दे आर गुड इनफ फॉर मेनी पर्पस, बहुत सारे पर्पस में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल कुछ मैंने बताया, रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर, ये सब, रिमोट वगैरह, ये सब में यूज़ होता है, बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाल देता हूँ और अब एक काम करता हूँ, अभी आगे भी डेफिनेशन है, तो मैं इसको मिटा के रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ और फिर उसको लिख के कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। चलो वापस से, अब हम लोग क्या देखना है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। क्या होता है, a color code is used to indicate the resistance value of carbon resistor। कलर कोड किस लिए यूज़ होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू बताने के लिए, एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी, और उसका एक्यूरेसी बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का रहता है कार्बन रजिस्टर। पहला जो कलर रहता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, दूसरा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, तीसरा डेसिमल मल्टीप्लायर। देखो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लायर है, मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इसमें से है, और ये जो तीसरा वाला है डेसिमल मल्टीप्लायर है, तो ये डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। और चौथा जो है, चौथा बैंड, वो टॉलरेंस बताता है, ठीक। तो अब कलर क्या क्या है अपना, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो ब्लैक को बी लिखते हैं, ब्राउन को भी बी लिखते हैं, रेड आर, ऑरेंज ओ, येलो वाई, ग्रीन जी, ब्लू बी, वॉयलेट वी, ग्रे जी, वाइट डब्लू। गोल्ड के लिए कुछ नहीं यूज़ करेंगे। ये सब के लिए ये जितना कलर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है पूरा, हाँ लिख लेना, इसको बना लेना। इसके लिए नंबर देगा और मल्टीप्लायर देगा, ये 10 के लिए। और जो यहाँ मैंने ब्लू लाइन लिखा है, ये जो नीचे दिया हुआ है गोल्ड, सिल्वर और
नो फोर्थ बैंड, ये चौथा बैंड नहीं रहे या मतलब नो कलर, कोई कलर नहीं रहे, बैंड नहीं रहे या कलर नहीं रहे, बात वही है। तो उस केस में ये सब नंबर और मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा, हमको सीधा टॉलरेंस मिलेगा। फोर्थ बैंड हमको सिर्फ टॉलरेंस बताएगा, ठीक है। तो अगर गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस, और कोई फोर्थ बैंड है ही नहीं या कोई कलर नहीं है तो 20%। फोर्थ बैंड की बात हो रही है, ब्लू के नीचे फोर्थ बैंड है। ये देख लिए सबका मैंने लिखा है। पहला रिंग कलर क्या बताएगा, पहले रिंग का कलर क्या बताएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड रिंग का कलर क्या बताएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। और थर्ड रिंग का कलर क्या बताएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा। फोर्थ क्या बताएगा, टॉलरेंस, एक्यूरेसी बताएगा। अब बात ये है कि सर ये सब नंबर को कैसे याद रखें, तो बुक में एक दिया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो ये बी मार्क करो, ROY मार्क करो, G मार्क करो, B मार्क करो, V मार्क करो, फिर यहाँ G मार्क करो, W, और सब पे 0 से लेके 9 तक नंबर दे दो। अच्छा, अब इसमें जब तक हम लोग एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये दो सिस्टम होता है, एक सिस्टम की हम लोग बात की, ये सब कलर कोड हम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग पहले वीडियो रोक के आराम से इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें स्टेप लिख लो पहले कैलकुलेशन का, ठीक है। क्या क्या बताता है कलर ऑन रजिस्टर्स, बताओ क्या क्या फैक्ट्स बताता है। लिखो पहला, द फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा, सेकंड बैंड इंडिकेट्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा लिखो, थर्ड बैंड इंडिकेट्स पावर ऑफ 10। वो क्या इंडिकेट करता है, पावर ऑफ 10। लिखो थर्ड में, थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 विथ विच द अबव टू सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन ओम्स। तो ये जो पावर इन टेम्स आएगा, 10 आएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर जो आएगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसमें, वो ओम्स में रहेगा। और फोर्थ बैंड क्या इंडिकेट करेगा, टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन या एक्यूरेसी, किस में बताएगा, परसेंटेज में। और साथ में ये लिख लो, अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं दिया है, कलर नहीं दिया है, तो हम लोग टॉलरेंस देखे थे नीचे कितना लेंगे, 20% लेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखो, इधर एक वायर इधर एक वायर, ऐसा ही कुछ रहता है। दूसरा मार्कर ले लिया, 1 मिनट। ये पहला रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देगा तो टॉलरेंस 20% ले लेंगे। तो मान लीजिए आप कि ये दिया है आपको रेड और ये भी दिया है रेड, पहला भी रेड दूसरा भी रेड, फिर उसके बाद दिया है तीसरा भी रेड दिया है, तीसरा भी रेड दिया है, और चौथा क्या दिया है, सिल्वर। आसान टॉपिक है ये। तो हम लोग जो जो कलर दे दिया है लिख लो, रेड 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 सिल्वर। तो रेड कितने नंबर पे है, ये है रेड। रेड का क्या होता है, 2, तो लिखो 2 2 2, रेड का 2। और सिल्वर में तो हमको टॉलरेंस मिलता है, एक्यूरेसी ±10%, ठीक है। तो अब हम लोग का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहला दोनों कलर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 2, तीसरा क्या बताता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो इंटू 10 का पावर 2 दिया था तो 10 का पावर 2, 1 देता तो 10 का पावर 1, इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया, और ±10% टॉलरेंस। इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे तुम लोग, ठीक। अब एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो दिया है येलो दिया है पहला, दूसरा दिया है वॉयलेट, तीसरा दिया है ब्राउन, चौथा दिया है गोल्ड। तो लिख लो पहला
येलो, फिर दूसरा वॉलेट, तीसरा ब्राउन, चौथा गोल्ड। ऐसा ऐसा लाइन खींच लो। तो येलो का कितना होता है 4, वॉलेट का कितना होता है 7, ब्राउन का कितना होता है, तो ब्राउन दूसरे नंबर पे होता है, ब्राउन का हो गया 1, और गोल्ड का कितना होता है 5%, प्लस माइनस 5%। फोर्थ बैंड एक्यूरेसी बताता है प्लस माइनस 5%। देखो फोर्थ बैंड या तो सिल्वर देगा या गोल्ड देगा या कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, या नो कलर देगा। तो तीनों का कंडीशन मैंने बता दिया है कि तीनों में हम लोग क्या क्या लेंगे। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4, सेकंड 7 इंटू ये 10 का मल्टीप्लायर 10 का पावर 1 इतना ओम हो गया, और प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ऐसे इससे हम लोग को उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ये कलर कोडिंग से हम लोग समझ जाते हैं। चलो ये हो गया। एक इसका सेकंड सिस्टम भी है। सेकंड सिस्टम में क्या रहता है, ये सिलेंडर हो गया हमारा, इसमें पूरे बॉडी पे एक अलग कलर रहेगा, और ये इंड पे ये दोनों सेम रहेगा, ठीक, एक डॉट दे देगा, और ये पूरे बॉडी पे एक अलग कलर रहेगा, और यहाँ एक रिंग दे देगा, ठीक। तो अब इसमें लिखो, ये रिंग है, ये बॉडी है, ये एंड है, ये डॉट है। तो इसमें लिखो पहला, कलर ऑफ बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पहला लिखो, कलर ऑफ बॉडी गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कलर ऑफ बॉडी लिख लो ऐसे, गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा लिखो, कलर ऑफ एंड्स, कलर ऑफ एंड्स, दूसरा कलर ऑफ एंड्स गिव्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा, कलर ऑफ डॉट गिव्स मल्टीप्लायर। कलर ऑफ डॉट गिव्स मल्टीप्लाई, मतलब 10 का पावर 3 के 3 है, 1 है, 2 है, कितना है, ठीक है। चौथा कलर ऑफ डॉट गिव्स टॉलरेंस और परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस टाइप का भी दे सकता है, तुम लोग बना लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लेता हूँ क्या टॉपिक है। तो आगे है हमारा, ओके, अब हम लोग करंट कैरियर्स देखेंगे। तो फिर से एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिखना है, तो तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो अब आगे हम लोग क्या देखना था, कैरियर्स ऑफ करंट, मतलब जिसके कारण करंट होता है। तो कैरियर्स ऑफ करंट पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। द चार्ज्ड पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल को जो एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, सेटअप एन इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट सेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स। जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको हम लोग चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, ठीक है। जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको हम लोग चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इन सॉलिड्स में क्या होता है चार्ज कैरियर, तो सॉलिड में करंट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इन लिक्विड्स में क्या होता है, तो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के कारण करंट होता है, तो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर चार्ज पार्ट कैरियर्स, ठीक है। अब इन गैस में क्या होता है, पॉजिटिव गैस में ऐसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय हीटेड कैथोड एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स। इसमें भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय हीटेड कैथोड, ठीक है। तो अब हम लोग आगे, हम लोग का टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिर से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन कुछ लिख लेता हूँ, जो डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन अगर मैं लिखूँगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है।
तुम लोग को लाइन पे रख के, इसीलिए मेरे को डेफिनेशन लिख लेने दो। चलो देखो, अब दिख रहा है पूरा। अब हम लोग का टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म। अब इतना सारा लिखना रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए पहले मैं लिख ले रहा हूँ ताकि तुम लोग का नोट्स भी बनते जाए, साथ में पेन कॉपी लेके ये सब लिखते जाओ। फोकस कर दे रहा हूँ मैं, किसी टाइम पे रोक के और लिख लोगे। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या है, आएगा अभी आगे। अभी तक मैंने उसको नहीं लिखा। तो मैंने क्या लिखा, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम लोग जानते हो, मेटल के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अंदाजन कि कितना होता है, तो 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कंडक्टर में, 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर में 10⁻28 होता है। समझ रहे हो ना कितना है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर में ये बहुत ज़्यादा है। इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग दो केस देखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ अंडरलाइन किया है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब देखो, कंडक्टर कुछ भी ऐसे ही है बस, अब उसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किए, बैटरी नहीं जोड़े हैं। तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, तुम लोग जानते हो, पहले से सुने हो कि जैसे, एक मिनट, हाँ, जैसे कुछ भी, ये इसी को मान लो, यही हमारा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितना, लगभग 10⁻, ये नंबर आज तक नहीं पता था तुम लोग को, 10th में नहीं पढ़े थे। यहाँ देख ली, इतना होता है लगभग, पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में इतना होता है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में इतना होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इतने फ्री हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं, तो तुम लोग 10th में पढ़े थे कि वो रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो समझते हो ना, जैसे हम लोग अपने लोकल भाषा में बोलते हैं आएँ बाएँ, मतलब किधर भी, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं भी कोई कभी भी जा रहा है। ठीक है, तो 10th में ये भी पढ़े होगे। ठीक है, जब इधर उधर जा रहा है तो इसको छोड़ के निकल क्यों नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता क्यों नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स इनको बाहर निकलने नहीं देता, खींच लेता है वापस। ठीक है, तो ये रैंडम मोशन पे रहते हैं, कोई भी कहीं ऐसे कहीं भी जा रहा है। और वो मोशन किस कारण से होता है, ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, उनके थर्मल एनर्जी के कारण होता है। टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक ठाक। तो उस टेम्परेचर पे उसमें जो एनर्जी है, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। तो इसमें कुछ थर्मल एनर्जी है। अभी अगर ये कंडक्टर, ये तो प्लास्टिक में दिखा रहा हूँ, मान लो ये कंडक्टर, तो कुछ रूम टेम्परेचर पे है अभी हम लोग, तो कुछ रूम टेम्परेचर पे इसका थर्मल एनर्जी होगा, और उसी थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन को वो थर्मल एनर्जी मिल गया, तो रैंडम मोशन करता है, आए बाएँ इधर उधर कहीं भी भागता है, इसी के अंदर रहेगा ना, इससे बाहर नहीं निकलेगा। फिर क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विथ वेलोसिटीज ऑफ ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बाप रे, देख रहे हो कितना वेलोसिटी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड उनका रैंडम वेलोसिटी रहता है। बहुत ज़्यादा है ये वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है उनका, रैंडम। कोई इधर जा रहा है इतने वेलोसिटी से, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई तुम्हारे तरफ आ रहा है, कोई तुमसे दूर जा रहा है, कहीं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो इतने ऑर्डर का 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर का रैंडम वेलोसिटी रहता है हर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, एट, फिर से पढ़ रहा हूँ, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विथ वेलोसिटीज ऑफ ऑर्डर 10⁵ मीटर, मतलब लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड से सब इधर उधर जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, दीज वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है कहीं, यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर है, मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो कोई इतने वेलोसिटी से कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वेलोसिटी, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग क्या लिखें, क्यों हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई पॉसिबिलिटी है, ये कहानी है, समझो, पॉसिबिलिटी है हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा दीज वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ऑन द एवरेज, आगे पढ़ रहा हूँ, ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे कुछ इमेजनरी मान लो ऐसा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में मान लीजिए कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन ऐसा ऊपर जा रहा है। तो पॉसिबल है 1 लाख इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबल है कि उसी टाइम 1 लाख इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहा हो। 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहा होगा। अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी आ रहा होगा। पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा। 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो 1 लाख इधर भी आ रहा होगा। 1 लाख अगर तुम्हारे तरफ आ रहा है तो 1 लाख तुमसे दूर भी जा रहा होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, समझो अभी ये मेरी बात को समझ गए। अब लाइन समझो, ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यही चीज़ मैंने समझाया कि अगर ऊपर जा रहा है 1 लाख इलेक्ट्रॉन तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा। और अभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ये हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेलोसिटी है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कैसे होगा? तो भाई कोई इधर जा रहा है इतने वेलोसिटी से, तो कोई उसके अपोजिट भी जा रहा होगा, दोनों मिलके ज़ीरो। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी आ रहा होगा, दोनों मिलके ज़ीरो। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी आ रहा होगा, दोनों मिलके ज़ीरो। ठीक है, अब आगे मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में। इफ़ u1 u2 u3 सब वेक्टर ले लिए, डायरेक्शन हम लोग को लेना है तभी कुछ काम होगा, अपना वेलोसिटी या डायरेक्शन लेना है, एंड un आर रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। ये सब वेलोसिटी क्या है, ये सब वेलोसिटी क्या है, रैंडम वेलोसिटी है। किसका? n इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो n इलेक्ट्रॉन्स का इतना वेलोसिटी है, u1 u2 u3 u4 u5 डॉट डॉट un तक। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी विल भी क्या होगा, u से डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, यहाँ पे किए हैं, लिखते हैं सब का वेलोसिटी ऐड करो और जितना नंबर है n उससे डिवाइड कर दो। ये हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, n, ऐसे ही एवरेज निकलता है ना, सब का वेलोसिटी ऐड करो और n से डिवाइड कर दो। तो ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? ये n तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो ज़ीरो कौन होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ये सब का ऐड वेक्टर सम ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? वही चीज़ यहाँ समझा है कि कोई अगर इस टाइम पे ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा होगा, तो इन दोनों का सम ज़ीरो। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी आ रहा होगा, इन दोनों का भी सम ज़ीरो। कोई तुम्हारे तरफ आ रहा है तो कोई तुमसे दूर भी जा रहा होगा, इन दोनों का भी सम ज़ीरो। तो ये एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। उम्मीद करते हैं तुमको समझ आया होगा। तो हम क्या बोल देंगे, देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं कंडक्टर के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट चार्ज इसके पास नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली आगे बोलें, देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन में है, कोई ऊपर जा रहा है, चार्ज का फ्लो ये हुआ, तो कोई नीचे भी जा रहा है, उसको कैंसिल कर दे रहा है। कोई तुम्हारे तरफ आ रहा है तो कोई तुमसे दूर भी जा रहा है, कैंसिल, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैंसिल। कोई राइट जा रहा है तो कोई लेफ्ट भी जा रहा है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैंसिल। समझ गए? तो ये इसीलिए लिखा है देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। ओके, अब देखो, अब हम लोग ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे देते हैं तब क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ऊपर वाले का काम हो गया, ऊपर वाले को मैं मिटाल देता हूँ। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बहुत सारा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए ऐसा, इस डायरेक्शन में दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अच्छा, इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो इस पे चार्ज क्या है, माइनस ई, इस पर भी माइनस ई, इस पर भी माइनस ई, इस पर भी माइनस ई। तो ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। ठीक है,
अब यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर, वो F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स चार्ज कितना है माइनस E, और फील्ड कितना है कैपिटल वेक्टर कैपिटल E, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। तो अब देखो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर कैपिटल E, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए हो तो हर इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा, कितना, माइनस E इंटू कैपिटल, यहाँ लिखा मैंने माइनस E इंटू कैपिटल। हर इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स फील करेगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, माइनस E है, और फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स मिल जाएगा, चार्ज इंटू फील्ड फोर्स मिल जाएगा। तो ये फोर्स किधर लगेगा, तो अपोजिट टू E, E के अपोजिट लगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है, ठीक। तो वही मैंने लिखा है, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज़ रिपीट कर करके 2-3 बार देखो, समझ आएगा, और नहीं समझ आएगा तो कांटेक्ट करो मेरे से। अब फिर मैंने क्या लिखा, अब देखो जब यहाँ पे फोर्स है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ भी अपना रैंडम मोशन कर रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किए दिए तो अब इधर खींचने लगा, उस पर फोर्स लग रहा है। अब जैसे ये है ऐसा आराम से जा रहा था, ये जो भी है ये ऐसे है, अगर हम इस पर अचानक से ऐसा फोर्स लगा दें, अगर हम अचानक से ऐसा फोर्स लगा दें, फोर्स आया तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन होगा। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ए एंड अंडरगोज अ एक्सेलरेशन ए, उसमें फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है अचानक से, तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेक्टर ए बराबर फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख दिए, और मास m किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। फिर आगे का कुछ थ्योरी टाइप का उसको भी लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर आता हूँ। एक्सेलरेशन तक हम लोग समझ लिए थे। अब देखो, एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है, हाँ, एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन अब एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं, तो दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विथ द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आसपास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं या पॉजिटिव मेटल आयन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, साथ में एटम भी है, और इसमें एटम है तो पॉजिटिव आयंस भी है, इसमें पॉजिटिव मेटल आयंस है। तो जैसे ये एक्सेलरेट हुआ, ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेट हुआ तो ऐसा भागा, ये एक्सेलरेट हुआ ऐसा भागा, तो ऐसा भागा, तो ऐसा तो नहीं कि रास्ता पूरा खुला हुआ है भाग के ऐसा चला जाएगा, नहीं, वो किसी और से टकराएगा, वो किसी और से टकराएगा। तो किसी और किससे टकरा सकता है, तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, या एटम है जिन लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है थर्मल एनर्जी पे, तो अब थर्मल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन बचा, ठीक है। तो या तो उन पॉजिटिव आयन से टकराएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। वही बात मैं, क्योंकि हम एक्सेलरेट किए थे। अब देखो बहुत लोग खड़े हैं, मान लो एक को धक्का दो ऐसे, या सभी को धक्का, एक को, सबका धक्का सेम डायरेक्शन में लेकिन सब रैंडम मोशन में, तो एक को ऐसा धक्का दिया तो पॉसिबल है कि वो किसी से टकरा जाए। अब यहाँ किसी का मतलब क्या है, तो या तो पॉजिटिव मेटल आयन से टकराएगा या फिर अपने जैसे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो वही कंडीशन यहाँ मैंने लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा किससे, पॉजिटिव मेटल आयन से या इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल से, इलेक्ट्रॉन से ये करेगा। अब देखो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये मान लो इधर गया, जैसे इतना निकला, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इससे टकरा गया, यहाँ से निकला तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। अब उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एन इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे ये था, तो हम लोग इसको एक्सेलरेट किए तो ये भाग के इधर चला गया। अब जैसे यहाँ गया तो यहाँ जाके टकरा गया तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो टकराने से पहले क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी,
तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो कॉलिजन के बीच में एन इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई। अगर फील्ड हमारा इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। तो उसके वेलोसिटी में गेन हो रहा है। देखो यहाँ से अगर तुम एक्सिलरेट किए, इसको एक्सिलरेट किए इस डायरेक्शन में, अगर फील्ड इधर है, फील्ड अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में तुम, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम इसको एक्सिलरेट किए मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग जब एक्सिलरेट किए तो वेलोसिटी बढ़ेगा और यहाँ जाके किसी से वो टकरा जाएगा, यहाँ पे कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है मैंने बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन कर रहा है। क्यों वेलोसिटी गेन कर रहा है यहाँ समझा दिया मैंने, रिपीट कर करके देखो नहीं समझ आ रहा है तो। एन इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी, क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि हम इसको एक्सिलरेट किए हैं। तो वही मैंने लिखा है एन इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई। क्योंकि हम लोग एक्सिलरेशन जो एक्सिलरेट हो रहा है, चार्ज जा रहा है, फोर्स लग रहा है उस पर, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी किधर गेन हो रहा है? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन हो रहा है। वही लिखा है मैंने बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स एन इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड ई एंड द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। और ये जो गेन इन वेलोसिटी है ये बहुत कुछ टाइम के लिए ही रहता है, ये गेन इन वेलोसिटी, क्योंकि ये दूसरे से टक्कर खाएगा, कोलिजन होगा, फिर उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है मैंने एंड द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन नेक्स्ट कोलिजन। और नेक्स्ट कोलिजन में वो वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एट ईच कोलिजन, फिर मैं लिख रहा हूँ हर कोलिजन में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अफ्रेश विथ रैंडम थर्मल वेलोसिटी। हर टक्कर के बाद वो फिर से स्टार्ट करेगा अपने रैंडम थर्मल वेलोसिटी से, हर टक्कर के बाद, हर कोलिजन के बाद, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन का रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 है, जैसे पहले भी लिए थे, एक्सिलरेट्स फॉर टाइम टाउ वन के लिए एक्सिलरेट हो रहा है। अब देखो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हम लोग टाउ ले रहे हैं ना, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, देखो अब ये तो रैंडम है। तो मान लो कि ऐसा 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 कुछ इलेक्ट्रॉन, ये रैंडम है, ऐसा रखा हुआ है। तो कोई तुरंत टकरा जाएगा निकलते के साथ, कोई थोड़ा दूर में टकराएगा, कोई और दूर में टकराएगा, और कोई एकदम पास में टकरा जाएगा, ठीक है। तो टकराने का टाइम जो है वो सबका अलग होगा। जो पास होगा, पास वाले से टकरा गया तो कम टाइम, और थोड़े दूर वाले से टकराया तो ज़्यादा टाइम। तो वही टाइम हम लोग लिए हैं एक्सिलरेट्स फॉर टाइम टाउ 1। एक्सिलरेट किए और जाके टक्कर हो गया। तो एक्सिलरेट करने से और टक्कर के बीच का जो टाइम है हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होने वाला है ये टाइम। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या ले लिए, अलग अलग, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, डॉट 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 कितना, टाउ n तक। तो वही मैंने लिखा इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सिलरेट्स फॉर टाइम टाउ 1। टाउ 1 टाइम क्या है, फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलिजन से पहले का टाइम है। जब कॉलिजन होने से पहले ही तो वो एक्सिलरेट हुआ, कॉलिजन होने के बाद भाई वो एक्सेलरेशन खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू होगा। देन इट विल अटेन अ वेलोसिटी, कॉलिजन से पहले इस टाइम में उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ी। पहले थर्मल वेलोसिटी थी u1, अब वेलोसिटी एक्सिलरेट करने के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई। पहले तो वो मान लीजिए ऐसा इधर जा रहा था, अब इधर ही फोर्स लग गया तो थोड़ा और इधर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। मान लो पहले ये यहाँ से यहाँ आना था, इसको टाउ 1 के पास आना था, यहाँ से टाउ 1 के पास आना था। अब तुम इधर एक्सिलरेट कर दिए तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मतलब और यहाँ पे पहुँच के टकराया तो मतलब कुछ वेलोसिटी गेन किया ना, कुछ वेलोसिटी गेन किया। उस वेलोसिटी के बारे में अब हम लोग बात करें तो वो वेलोसिटी हम लोग यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, v बराबर u प्लस at। तो v क्या है, इस पहले इलेक्ट्रॉन का v1 और इसका थर्मल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस एक्सिलरेशन, तो सबका सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन को हम सेम एक्सिलरेट कर रहे हैं, और इसका टाइम टाउ 1। सिमिलरली वेलोसिटीज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी, अदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, v2
u2 प्लस एक्सीलरेशन सेम, सबका एक्सीलरेशन सेम है τ2, टाइम अलग अलग होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगा और फाइनल वेलोसिटी अलग होगा। और v3 बराबर क्या हो जा रहा है, v3 u3 प्लस एक्सीलरेशन τ3। देखो इसमें हम लोग v के जगह पे v1, u के जगह पे u1 और वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। एक्सीलरेशन तो सबका सेम है, a रखेंगे। क्यों एक्सीलरेशन सेम है, क्योंकि सब पे सेम फोर्स लग रहा है -e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और सब इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, m जो भी मास होता है सेम है। तो और टाइम सबका अलग अलग है, इसीलिए देखो टाइम सबका अलग है, τ1 τ2 τ3, तो सबका टाइम अलग अलग रखना है, τ1 τ2 τ3 τn, और सबका इनिशियल वेलोसिटी अलग रखना है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी सबका अलग होगा क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी भी सबका अलग होगा, लेकिन सब में क्या सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये सब लिखते जाओ। अब लिखो एवरेज वेलोसिटी vd, द एवरेज वेलोसिटी vd ऑफ ऑल, ये वेक्टर vd ऑफ ऑल n इलेक्ट्रॉन्स है ना, n इलेक्ट्रॉन्स विल बी, क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn। एवरेज निकालना है तो जितनी वेलोसिटी है उसमें नंबर से डिवाइड कर दो। अब v1 की वैल्यू यहाँ से लिखो, u1 प्लस a τ1 प्लस v2 की वैल्यू u2 प्लस a τ2, फिर प्लस u3 प्लस a τ3 प्लस डॉट 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 vn के लिए क्या होगा, un प्लस a, एक्सेलरेशन सबका सेम है, τ3 अपॉन नीचे में क्या आ गया, कैपिटल N। अब मैं ये नीचे वाले का काम नहीं है, इसका वैल्यू पुट कर दिया मैंने, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, साथ में लिखते जाओगे। अब सारा u1 u2 u3 सबको एक साथ ले लेते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और नीचे में ये n डाल दो, फिर प्लस। अब बाकी जो बचा सब में a कॉमन है, a कॉमन निकाल लो, अंदर में क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn अपॉन, इसके नीचे भी n, सबके नीचे n था। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग निकाल चुके हैं, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस a। अब τ1 τ2 τ3 प्लस डॉट डॉट, इसको हम लोग एवरेज टाइम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एवरेज टाइम, और इसको टाउ लिख देते हैं। ठीक है, तो vd बराबर ये आ गया, या हम लोग क्या लिखेंगे, vd बराबर a टाउ। ठीक है, अब यहाँ लिख लो वेयर τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट प्लस τn बाई n इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिए हैं, टाउ है। ठीक है, और ये हम लोग टाइम ले लिए, कौन सा टाइम है, द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions, between two successive collisions of an electron, ठीक है।
और इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। नोट कर लो इसको। और है पूरा, हाँ ठीक है, समझ गए। अभी तो हम लोग इसकी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इसकी बात करेंगे अभी हम लोग टाउ कहाँ से लिए, हम लोग इसकी बात किए। टाउ हम लोग क्या किए, सारे टाइम को ऐड किए और n से डिवाइड किए, तो ये क्या निकल गया, एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम किसका, तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला 1 सेकंड में टकरा गया, कोई 4 सेकंड, इतना ज़्यादा सेकंड नहीं होता ना समझने के लिए, फील करने के लिए। कोई 1 सेकंड में टकराया, कोई 4 सेकंड में, कोई 5 सेकंड में, कोई 2.5 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में, कोई 3 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में, कोई 1.3 सेकंड में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तुम लोग जान रहे हो ना कितने, 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, इतना इलेक्ट्रॉन है। तो सब टकरा रहा है, तो सब का ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 क्या है, सब का रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम ठीक है, जिस टाइम में, नाम से ही मतलब निकालते हैं हम लोग, जिस टाइम में वो रिलैक्स था। तो रिलैक्स कब था, तो मान लीजिए यहाँ से एक्सिलरेट हुआ और यहाँ जाके टकरा गया, तो एक्सिलरेट होने और टकराने के बीच का टाइम जो है, यहाँ से चला और यहाँ टकरा, इनके बीच के टाइम में इसको कोई दिक्कत नहीं था, रिलैक्स था, तो वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो सब का अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम, सब का टाइम बिफोर 2 कॉलिजन्स अलग अलग है, और उन सब का एवरेज हम निकाल लेते हैं, एवरेज टाइम। ठीक है, जो एवरेज टाइम होगा सबका, किसी का 1 सेकेंड, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1, 0.5, सब का जो टाइम है उसका एवरेज जो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सब किसका एवरेज है, तो सब के अपने अपने पार्टिकुलर रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, खुद के, मतलब जो जिस टाइम में वो आराम से थे। तो उन सब इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इससे कितने ज़्यादा, तो खाली पर क्यूबिक मीटर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब इलेक्ट्रॉन्स का जो जिस टाइम में वो रिलैक्स रहा, उसका जो हम एवरेज निकाल लेते हैं, वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। वही एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो हम लोग एक रिलैक्सेशन टाइम लिखे थे, वो आ गया यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। तो यही एवरेज टाइम है दैट इलेप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। average time that elapses between 2 successive collisions of an electron is called relaxation time। तो relaxation time क्या है, सबका टाइम ऐड कर, सबका टाइम लो और उसका एवरेज निकाल लो। तो सबका भैया सबका कौन सा टाइम, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अपना अपना, मतलब सब जिस टाइम में आराम से थे, टक्कर में नहीं थे, टकराए नहीं थे, सबका वो वाला टाइम लेके उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। सबका वो टाइम जिस टाइम में सब आराम से थे, उस टाइम का अगर हम एवरेज निकाल लें तो वही रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा, और उसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये कितना होता है, फॉर मोस्ट कंडक्टर्स टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम लगभग होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। समझ रहे हो कितना कम है, 10⁻⁻14, लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड्स फॉर मोस्ट ऑफ कंडक्टर्स। रिलैक्सेशन टाइम समझ गए, सब के टाइम का एवरेज 10⁻⁻14 सेकेंड। समझ जाओ कितना कम होता है। ठीक है, अब ये हो गया, इसको लिख लिए। अब हम लोग जो वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं वीडी, ये क्या है ये वेलोसिटी गेन्ड, एवरेज वेलोसिटी गेन्ड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी gained during this time, रिलैक्सेशन टाइम में, वो क्या है, Vd बराबर A इंटू टाउ। ठीक है, अब हम लोग पीछे A की वैल्यू क्या निकाले हैं, लिख लो, सिंस A बराबर -E कैपिटल E अपॉन M, उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, तो A कितना है,
इसको पुट कर दो, बाई m इंटू टाउ। ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी गेन आ गया। ठीक है, समझ आया? vd क्या है? vd यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से मैं वीडियो पॉज करने वाला हूँ, थोड़ा और डेफिनेशन लिख लेता हूँ। यही वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, वेट करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, यही जो एवरेज वेलोसिटी है, अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एवरेज निकालो तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी ही होगा। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो देखो अब हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो वेलोसिटी हम लोग लिखे थे v1, v2, v3, तो वो क्या था? गेन्ड वेलोसिटी था। वेलोसिटी में जो गेन हुआ पहले तो u1 था, अब जो टकराने से पहले एक्सेलरेट हुआ तो जो वेलोसिटी बढ़ा वो था सबका। एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी कैसा है? जो गेन हुआ वेलोसिटी उसका एवरेज है। अब देखो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसके हिसाब से, इसके मतलब ये क्या है, vd था क्या, इसको तो हम लोग बाद में बोल दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन वो था क्या उस टर्म में डिफाइन किया जाए। तो लिखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी गेन्ड या लॉस्ट? तो गेन्ड। कौन गेन किया ये एवरेज वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन्स। तो वही बात मैंने लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है इस वेलोसिटी का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इन डायरेक्शन, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, इस जो एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर है, ये क्या है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हैं तुम लोग को? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेट एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो देखो मैंने चूंकि तुमको पहले ही बोल दिया कि ये जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी, फाइनल जो हमको एवरेज वेलोसिटी मिला वो कांस्टेंट है। सीधी सी बात, देख लो ना, कांस्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी हम कांस्टेंट लगाए, मास भी कांस्टेंट, और ये टाउ भी एवरेज टाइम निकालना तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स एन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक्सिलरेट किया फिर जाकर टकरा गया, तो एक्सिलरेट कहाँ हुआ? इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक्सिलरेट हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी नेट एक्सिलरेशन। ये कोई भी एक्सिलरेट तो कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन को, एक्सिलरेट कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कोई भी नेट एक्सिलरेशन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उसका रीज़न बता दिया मैंने यहाँ, चूँकि वीडी कांस्टेंट है। अब उसको समझा रहा हूँ मैं। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया। किस बीच में? तो दो कॉलिजन हुआ, उस कॉलिजन के बीच में बस एक्सिलरेट करेगा। कॉलिजन हुआ, एक्सिलरेशन खत्म, फिर नया एक्सिलरेशन आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्लियर है? बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी नेट एक्सिलरेशन। लेकिन ये कोई नेट एक्सिलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा। अब उसका कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों? तो मैंने लिखा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कीप्स कोलाइडिंग विथ पॉजिटिव मेटल ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हुआ तो कोलाइड हो ही रहा है पॉजिटिव आयन से।
ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कीप्स कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव मेटल आयंस, सो द वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस्ट इन नेक्स्ट कोलिजन। तो जो वेलोसिटी गेन हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होगा, नेक्स्ट कोलिजन, यहाँ से निकला यहाँ टकराया, तो जो वेलोसिटी उसको गेन हुआ था वो खत्म हो गया, टकरा के जीरो हो गया, वो वेलोसिटी लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया वो वेलोसिटी। समझ रहे हो ना, ये आया, इसको एक्सीलरेट किया, यहाँ टकरा गया, फिर टकरा के किधर जाएगा, तो यहाँ टकराया जैसे, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी खत्म हो गया, तो वही चीज़ मैंने लिखा है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कीप्स कोलाइडिंग विथ पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयंस लिखो, विथ पॉजिटिव मेटल आयंस, सो द वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस्ट इन नेक्स्ट कोलिजन। तो जो टकरा रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी गेन हुआ था वो खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो गेन हुआ था वो लॉस हो गया। यहाँ से ऐसा इसको एक्सीलरेट किए तो गेन हुआ, ऐसा गया गेन हुआ, अब ये इसमें टकराते के साथ वो लॉस हो गया वो वेलोसिटी। एज रिजल्ट इट एक्वायर्स अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। रिजल्ट के तौर पे हमको क्या मिला, ये कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी मिला, वी डी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट मिल गया, और जब मतलब टोटल फाइनली हमको एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट मिल गया। अब जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। ये हम लोग क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये हम लोग किस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट होगा, तो ये उसका रीज़न था। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक डायग्राम बना के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ये सब क्या है, कोलिजन। यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर इधर घूम गया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, इधर घूम गया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, इधर घूम गया, कहीं भी घूम सकता है, तो हम लोग रैंडम ले लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये ए था और ये चला गया बी पे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इसका खुद का थर्मल वेलोसिटी है। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं इधर, किधर फील्ड दिए हैं, इधर से इधर दिए हैं। तो अब तुम जैसे फील्ड दोगे तो ये जो यहाँ जाना था ये थोड़ा सा खिसक जाएगा, ये रास्ता तो वही रहेगा ना, टकराने का वही रहेगा, तो ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, समझ आ रहा है। और ये यहाँ जाना था तो थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ड्रिफ्ट होगा। इस ड्रिफ्ट को भी मैं समझाता हूँ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, रुक जाओ। फिर ये यहाँ आना था तो अब थोड़ा सा इधर आ जाएगा, और ये यहाँ जाना था तो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, और ये यहाँ जाना था तो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। अब ये नया पोजीशन बी डैश पे पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, यही क्या है, ड्रिफ्ट है। ये यहाँ से यहाँ खिसक गया, खिसकने को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। समझ आ रहा, ये ड्रिफ्ट हो गया, खिसक गया। अब एक एग्जांपल तुम लोगों को समझाता हूँ। अब मान लो तुम लोग एकदम हल्का सा बॉल लो, एकदम हल्का सा क्रिकेट वाला या कोई भी बॉल ऐसा दबाने वाला होता है, एकदम हल्का सा बॉल, वो बॉल लो, उसको ऐसा फेंको। मान लो ऐसा फेंके, यहाँ टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। या अभी बस हम यहीं पे बात करते हैं, हम लोग ऐसा फेंक रहे हैं। हम लोग एक बॉल उठाएं, उसको यहाँ से ऐसा फेंके, यहाँ पे आके टकराया, इधर कहीं से, इधर से हम ऐसा फेंके हैं तो यहाँ पे आके टकराया, यहाँ से फेंके यहाँ आके टकराया। तो ये 3D में है, तो यही लाइन हम लोग बनाए, यहाँ पे आके टकराया। अब तुम क्या करो कि इस साइड से, ठीक है, इस साइड से एक बड़ा सा फैन चला दो। यहाँ नोट कर लो, एक मशीन से फेंको इसको, स्पीड देख लो, वेलोसिटी देख लो, कितना स्पीड है, ऐसा फेंको इसको, ठीक है, ऐसा फेंको, यहाँ गया। अब सेम स्पीड से तुमको फेंकना है, सेम ताकत से फेंकना है, लेकिन यहाँ पे एक फैन चला दो।
फ़ैन के लिए हम लोग नीले कलर का बनाते हैं, बना लेते हैं। एक यहाँ पे फ़ैन चला दो, फ़ैन, बड़ा सा फ़ैन, बड़ा सा फ़ैन। तो अब जब फ़ैन चलाए तुम तो सेम ताकत से फेंके हो, तो चूँकि हवा किधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो वो जो तुम फेंके हो वो यहाँ नहीं पहुँच के थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। समझ, जो यहाँ जाना चाहिए था वो थोड़ा सा, मतलब यहाँ से ऐसा फेंके ना यहाँ, तो यहाँ नहीं पड़ के थोड़ा सा इधर पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना। मान लो मेरा बॉल आया, ये ऐसा आया, यहाँ पे टकराया, इस पॉइंट पे टकरा रहा है मेरा बॉल, ये आया यहाँ टकराया, ये आया यहाँ टकराया, मेरा बॉल आया यहाँ टकराया, ठीक है। मैंने जिस बॉल को फेंका यहाँ टकराया। अब मैंने यहाँ से फ़ैन चला दिया तो अब ये नहीं यहाँ टकराया, क्योंकि इधर से फोर्स आ रहा है, इसको ढकेल के यहाँ पहुँचा देगा। नया पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? फोर्स के कारण एक्सीलरेट कर दिया उसको। अब ये तो जिस डायरेक्शन में फोर्स था, इसका फील्ड था, उसी डायरेक्शन में भेजा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ भी ड्रिफ्ट वैसा ही होगा, यहाँ पे भी ड्रिफ्ट सेम वैसा होगा, लेकिन चेंज क्या आएगा, तो फोर्स के अपोजिट। ये फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ये फोर्स के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आ रहा है और हम निगेटिव चार्ज लिए। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट जाता है, इसीलिए इधर नहीं आके इधर जा रहा है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं इसको रिपीट करके देख लो, ये एग्जाम्पल तुम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कोई नीला वाला लाइन क्या शो कर रहा है, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। अब एक्सटर्नल फील्ड हुआ आया जैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, तो फील्ड किधर से किधर है, इधर से इधर है। फील्ड हमारा ऐसा है। अब हम लोग फील्ड पहले फील्ड नहीं था तो आराम से चल गया, अब फील्ड हम लोग ऐसा डाल दिए, तो अब क्या होगा, ये फील्ड की तरफ एक्सिलरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इधर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकल के आ रहा है, तो ये जो निगेटिव था यहाँ जाने वाला था, अब चूंकि इधर से कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मतलब उधर कहीं पॉजिटिव है, तो उसके तरफ खींच जाएगा। तो ये यहाँ के बजाय थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ के बजाय थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। तो देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा खिसक जा रहा है। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों अट्रैक्ट होगा, क्यों खिसकेगा? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इसीलिए जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके अपोजिट में ये थोड़ा सा खिसक जा रहा है। तो रिजल्ट हमको क्या मिला, इसका पूरा पाथ हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का देखें तो ये पूरा पाथ इतना खिसक गया। वही क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यही जो खिसक गया है ड्रिफ्ट कहलाता है, और जिस स्पीड से खिसका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा। समझ लो, पहले ऐसे आराम से गया, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो जिधर अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो अपना पाथ तो चेंज नहीं करने वाला है। अब क्यों पाथ नहीं चेंज करेगा, मैं तुम लोग को बता दूं कि इसका जो स्पीड है ये लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। अब देखो, तुम लोग को हैरानी होगी, मैं तुम लोग को स्पीड बता देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्पीड। तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है ना, इसका स्पीड vd लगभग 1 mm पर सेकेंड होता है, लगभग 1 mm पर सेकेंड होता है। देख लो ये कितना ज़्यादा इसका थर्मल स्पीड है, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब थर्मल वेलोसिटी कितना ज़्यादा है, और ड्रिफ्ट मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो, 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। इस मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज कर दोगे, 10⁵ 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको किलोमीटर में चेंज कर दें तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोमीटर हो जाएगा। 3 0 कटा मतलब 100 किलो, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर। इसका कितना ज़्यादा स्पीड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्पीड का तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसका स्पीड जो है वो जैसे जा रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, वो उसका स्पीड है, उसमें वो कुछ छेड़खानी नहीं करेगा। बस जैसे हम लोग बॉल ऐसा फेंके, ये फेंके तुम ऐसा हल्का सा बॉल फेंके, इधर से फ़ैन चला दी, तो जो इसका स्पीड है उसको तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस क्योंकि भाई फ़ैन की स्पीड से ज़्यादा ही है, ज़ोर से फेंक रहे हैं हम लोग, तो बस वो क्या करेगा, इसका जो स्पीड है वो रहेगा ही, ये जो ऐसा आ रहा है ये तो रहेगा ही, साथ में इसको खिसका देगा यहाँ पे इधर का हवा। तो वही यहाँ हो रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो कितना है, 1 mm पर सेकेंड।
ड्रिफ्ट 1 mm ही खिसकेगा 1 सेकेंड में लगभग। ये ऐसा वैल्यू तुम्हारे बुक में दिया है कि लगभग 1 mm पर सेकेंड होता है। उस पर भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो लगभग 1 mm पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी को तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर देता है। और ड्रिफ्ट होने का वेलोसिटी कितना है? लगभग 1 mm पर सेकेंड है। ये ड्रिफ्ट समझ के, ये ऐसा जाना था ऐसा जाएगा, लेकिन बस क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ऐसा जाते में थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा जाना था, ऐसा जाते में थोड़ा सा इधर अट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा देखो अभी भी इधर ही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया, अभी भी इधर ही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, अभी भी इधर ही आ रहा है लेकिन थोड़ा यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया, अभी भी इधर ही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, अभी भी इधर ही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। समझ आ गया? तो यही हमारा ड्रिफ्ट है। क्या होता है ड्रिफ्ट? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी कुछ डायग्राम वाइग्राम बनाना है उसको बना लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखना है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है तो करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो ऐसा कुछ मैंने कंडक्टर लिया, यहाँ कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें हम लोगों ने बैटरी जोड़ दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो जैसे बैटरी जोड़ोगे तो प्लस से ऐसा घूम के माइनस की तरफ करंट जाने लगेगा, प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सेट होगा? प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब जैसे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सब इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इधर साइड ड्रिफ्ट होने लगा, इस साइड। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट हो रहा है। इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसमें करंट I जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। अब देखो, जो करंट का जो हमारा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव इधर लगाए हैं तो पॉजिटिव ऐसा जाएगा और निगेटिव ऐसा आएगा। तो पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। और जिधर इलेक्ट्रॉन आता है उधर इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या सपोज कर ले? सपोज पोटेंशियल V इज़ अप्लाइड। बैटरी जोड़े मतलब हम लोग इस कंडक्टर में पोटेंशियल V अप्लाई किए अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। इसका लेंथ क्या है? L दिखा दिया। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कंडक्टर का? A है। तो अब देखो, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? ED होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू L हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे ये लेंथ है, ठीक। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V बाई L। इसी से E बराबर V बाई L, ठीक। अब लिखा जाए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेगा। तो उस बात को भी लिख लिया जाए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स begin to drift in the opposite डायरेक्शन ऑफ E। फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। मैं एकदम अच्छे से इसमें नोट्स बनवा रहा हूँ, तो ये सब तुम लोग को लिखते जाना, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, ये सब तुम लोग को लिखना है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अब यहाँ पे जो जो चीज़ हमको मानना है वो मान लेते हैं। लेट स्मॉल n बराबर, इसको मान लो तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हम दिखा दिए। अब चार्ज ऑन ईच
इलेक्ट्रॉन बराबर ई, चार्ज ई है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ले लेते हैं भाई, तो वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ, या ऐसा लिखते हैं, छोटा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। मतलब क्या हो जाएगा, A इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया A। देखो ना, ये सिलेंडर का हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ आ रहा है। इधर का कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ GTH, लेंथ L ऑफ कंडक्टर, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखोगे तो चलेगा। इजिकल्स टू क्या होगा, इसको लिख सकते हो तुम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो n इंटू वॉल्यूम क्या है, AL। ये टोटल, समझ रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए। तो हम पूरे L लेंथ में कितना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है कि n है, हम लोग पहले ही मान चुके n बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम का पता है, इसका वॉल्यूम निकाल के इसके वॉल्यूम से यूनिट वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे मान लो एक कमरे में बहुत सारा, सपोज क्रिकेट का बॉल रखा हुआ है। अब हम लोग उसमें बता दें कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ बॉल्स तुमको पता है, तो टोटल रूम में कितना बॉल होगा, अगर बराबर से भरा हुआ है तो तुम लोग क्या बोलोगे, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैसे निकालो, टोटल नंबर ऑफ बॉल कैसे निकालोगे, तो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू बॉल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ बॉल्स इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ बॉल्स है, और उससे इंटू कर दोगे किसका, टोटल वॉल्यूम का। ये सेम एग्जांपल वैसे ही है कि आपको अगर एक चॉकलेट का प्राइस पता है और 15 चॉकलेट का निकालना है, तो एक चॉकलेट के प्राइस में 15 चॉकलेट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ कंडक्टर चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना, उसका जो टोटल वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। ठीक, इसको नोट कर लो, फोकस है, हाँ लगभग है, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके आगे हम लोग ऊपर करेंगे, डायग्राम भी बना लोगे, सब नोट्स अच्छे से बनाओ, अभी नोट्स बनाओगे मस्त रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकाल लिए, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, इसी इतने इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज contained in length L of कंडक्टर। तो अब देखो चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, NaL, इसमें किसका हम लोग इंटू कर देते हैं, E का। समझ आए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ENaL लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब देखो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम को t ले लो, डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग
क्या एज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, जितना कंडक्टर का लेंथ है, L लिख दो। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, L इजिकल्स टू डिस्टेंस कितना है इसका, सॉरी L नहीं, टाइम, T इजिकल्स टू डिस्टेंस कितना है, L है, और वेलोसिटी कितना है, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो खिसक रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है करंट। नीचे वाला मैं डाल रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं, ये सब नोट करते जाओ। नाउ करंट, तो करंट I बराबर क्या होता है, Q बाई T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कैसा, नेट चार्ज, तो चार्ज कितना है, चार्ज देखो यहाँ, ये हम लोग निकालें ना टोटल चार्ज, नेट चार्ज लिख लो, या नेट चार्ज कितना है, ENAL अपॉन टाइम कितना है, टाइम देखो यहाँ, टाइम T बराबर L बाई VD, तो L कैंसल, VD ऊपर चला जाएगा, तो ENAVD। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया, लिख लो I बराबर ENAVD, VD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये करंट, और जिसको भी ब्लैक से कर रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये निकल गया, नोट कर लो इसको। अब मिटा रहा हूँ, अब ये डायग्राम भी मैं मिटा देता हूँ, लिख लोगे इसको। हम लोग को जो लास्ट रिजल्ट मिला है हम लोग उसको लिख के रखते हैं, I बराबर ENAVD। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन रिलेट्स, आ रहा है ऊपर का, दिस इक्वेशन रिलेट्स करंट I with the ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ये रिलेशन बता रहा है I और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब नाउ द करंट डेंसिटी पढ़े थे हम लोग, याद करो, J इज गिवन बाय, करंट डेंसिटी भी हम लोग देख लेते हैं। तो करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता था, I अपॉन A। अब I की वैल्यू क्या निकाले हो, रख दो, ENAVD अपॉन A, ENAVD, तो A और A कैंसल हो गया है, तो J बराबर क्या बच गया, ENVD करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। अब ENVD हो गया। अब इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो करंट डेंसिटी का वेक्टर बराबर E कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, VD का वेक्टर, ठीक है, हो गया। मैं डाल रहा हूँ इसको, ठीक है। ये सब हम लोग लिखते जाएंगे, हम लोग जो हम लोग को मिला है। तो J बराबर भी लिख लिया जाए यहाँ पे, वेक्टर J बराबर EN वेक्टर VD। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालना है हम लोग को, ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हम लोग निकालते हैं इससे, ठीक है। तो अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, VD का फॉर्मूला था E इलेक्ट्रिक फील्ड और
टाउ बाई एम, ये था। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं सिंस v बराबर ई डी था, तो ई डी मतलब ई एल, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E बराबर v बाई एल लिख सकते हैं। तो यहाँ E के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, E के जगह पे हम लोग लिख देंगे v बाई एल इंटू टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बराबर ई वी टाउ बाई एम एल, क्या लिखेंगे, वेयर v बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी डी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब करंट तुम लोग जानते हो, नाउ करंट इसी के करंट क्या होता है, अभी निकाले हो तुम लोग, I बराबर ई एन, इसको मान लो इक्वेशन 1, ई एन ए वी डी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वी डी की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से उसको यहाँ पुट करने वाले हैं। तो ई एन ए इंटू वी डी की वैल्यू रखो, ई वी इधर लिखते हैं, आई बराबर ई एन ए इंटू वी डी की वैल्यू यहाँ से रखो, ई वी टाउ, ये पोटेंशियल है याद रखना, एम एल, यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लोग यूज़ करके इसको बनाए हैं, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ से v को इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा, I बाई वी, ठीक है। तो I बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बस इधर आया तो ई इंटू ई स्क्वायर एन ए टाउ अपॉन एम एल, या अगर हम लोग यहाँ लिखें, इसको उलट दें, हमको क्या चाहिए, ओम्स लॉ चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस तो v बाई आई होता है, तो अगर इसको उलट दे कर दें v बाई आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक है। ये v बाई एम आ गया, ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक। अब इसको लिख लो, मैं यहाँ ऊपर में मैं डाल रहा हूँ इसको, और इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, v बाई आई बराबर एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, फिर समझाता हूँ, ध्यान से समझो, देखो, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर हम फिक्स टेम्परेचर पे बात करें तो द क्वांटिटीज़ कौन कौन सा, एम एल एन ई टाउ, एम एल एन ई टाउ, एम एल एन ई टाउ जो भी है, और साथ में हम लोग एरिया भी रख लेते हैं, एंड एरिया ए, एंड एरिया ए, ये सब क्या होगा, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज़, सब की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है, फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, समझ गए। एम भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, किसी एक फिक्स टेम्परेचर में, टेम्परेचर चेंज नहीं है तो, अगर, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक। तो फॉर फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब ये सब अगर कांस्टेंट है,
एम भी, एल भी, ई भी, एन भी, ए भी, टाउ भी सब कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरी वैल्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी। और इसी को हम लोग कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v बाई आई बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट बराबर आर मान लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रूव्स ओम्स लॉ, दिस प्रूव्स ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ये प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से वेयर लिख लो, आर बराबर क्या है, वेयर, आर बराबर यही है ना, आर, इसी को आर लिखे ना, तो आर बराबर एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो। ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओम्स लॉ डिडक्ट हो गया, हम लोग ओम्स लॉ निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टिविटी हम लोग देखेंगे। रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब हम लोग क्या देखना है, रेजिस्टिविटी देखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, लिखो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, या रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल। तो अब आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। तो रो बराबर, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू रखो एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ इंटू, आर की जगह पे ये रखें ए बाई एल, सामने लिखोगे सिंस आर बराबर क्या होता है, एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। तो ए और ए कैंसल, एल और एल कैंसल। तो यहाँ से हम लोग को रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल गई। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। ये मिल गया, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 9 मिनट, काफ़ी हो गया। तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब आगे का टॉपिक देखेंगे। लेकिन इसमें लिख लो, इसमें लिखो रो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, रो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। क्यों बोलें, क्योंकि ना इसमें लेंथ है ना एरिया है। तो रो को हम लोग क्या बोल देंगे, साइज और शेप कैसा भी हो उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे। तो रो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन, ये लिखना है ना तुम लोग को, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लिखो रो इज़, रेजिस्टिविटी रो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट लिखो पहला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, पहला। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। इतना नोट कर लोगे, फिर हम लोग तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम तुम लोग से, ठीक है। थैंक यू।